हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ स्पेशल मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सरल सिंपल भाषा में। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं या फिर आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में लेने वाले हैं, आखिर वो काम कैसा करता है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इफेक्ट क्रिएट कर सके और जो भी पर्सन है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। यहाँ पे आपको कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं प्रोवाइड की जाती जो आपके लिए सही नहीं हो। सारी जानकारी ऑथेंटिक पर्सन यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा दी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। आज मेरे हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज हम जनरली बच्चों में सर्दी और उनके नाक से टपकने वाले पानी यानी कि एलर्जिक सिम्टम को सप्रेस करने के लिए करते हैं। ड्रग वैसे अगर आप सच पूछें तो ड्रग तो सबके लिए एक जैसा ही होता है। हाँ, उसका कंसंट्रेशन एज के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। तो जब कभी भी आप कोई भी व्यक्ति को ड्रग दे रहे हो तो ड्रग देना जरूरी नहीं है। ड्रग का सही डोज देना आवश्यक है, सही ड्यूरेशन तक। इसलिए जब कभी भी आप पेडियाट्रिक ड्रग लेते हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें उस बच्चे के एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, ताकि सही मात्रा में सही डोज सही ड्यूरेशन तक दिया जा सके। सर्दी, खांसी और बंद नाक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों को काफी परेशान करती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो अभी सेंसिटिव होती है इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंगली। जब कभी भी मौसम चेंज होता है या जब कभी वो एलर्जन यानी कि धूल, डस्ट, कोई पराग के कण इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी में एक प्रकार से एलर्जिक रिस्पांस स्टार्ट होने लगता है। और यही एलर्जिक रिस्पांस तरह तरह के आपको सिम्टम दिखाता है, जिसमें नाक से पानी का टपकना, आंख का लाल हो जाना, अपने स्किन को खुजलाना, इस तरह के कई सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में अगर सर्दी के सिम्टम ऐड हो जाएं तो भी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें मुख्य रूप से नाक का बंद हो जाना शामिल है। जब नाक बंद हो जाती है तो सही तरीके से ऑक्सीजन का इनफ्लो और जो भी गैस एक्सचेंज करते हैं उनका एक्सफ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वो उनको बेचैन करता है। उसी प्रॉब्लम को कंप्रोमाइज करने से रोकने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो दवाइयां हैं वो जनरली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मेरे हाथ में एक ड्रॉप है जिसका जो ब्रांड नेम है वह है सिनारेस्ट AF और ये एक पेडियाट्रिक ड्रॉप है। सिनारेस्ट के बारे में हमने एक और वीडियो अपलोड कर चुका है, हालांकि उसका जो डोजेस फॉर्म है वो टैबलेट है, जो कि आपके लिए, मेरे लिए, एडल्ट के लिए एप्लीकेबल है। ऑल्दो सब कुछ बिल्कुल वहां पे सेम है। काम करने का तरीका ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, न कि डोज के ऊपर। तो चाहे तो आप वो वीडियो भी इसी चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ये जो सिनारेस्ट AF ड्रॉप है ये तो उसका ब्रांड नेम है, यानी कि इसी नाम से लेकर के आप मेडिकल स्टोर में ये दवाइयां मांग सकते हैं। लेकिन आखिर सिनारेस्ट AF में ऐसा कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इस तरह के सर्दी और बंद नाक की प्रॉब्लम, एलर्जिक के रिस्पॉन्स के सिम्टम्स को सप्रेस करने में आपकी मदद करता है? इसके अंदर दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका क्लोरफेनाइरामीन। ये जो दो सिरप हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। जब कभी भी आप कोई भी ड्रग को उठा के देखोगे तो ड्रग के नाम के आगे या तो IP या तो BP या तो USP लिखा हुआ होता है। इन सब का मतलब होता है कि किस यूनाइटेड फार्माकोपिया, किस इंडियन फार्माकोपिया या कोई और फार्माकोपिया को ध्यान में रख के बनाया गया। IP मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, USP मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और BSP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस कंट्री के द्वारा उस पर्टिकुलर ड्रग को यूज किए जाने का गाइडलाइन है, जिसके अकॉर्डिंगली वो बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दो मेन ड्रग हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन के बारे में। इसके जो पूरा बॉटल साइज है वह है 15 ml, लेकिन जब कभी भी आप इसका 1 ml लेंगे, एक इंडिकेशन मात्रा है, हर 1 ml में आपको मिलेगा फेनाइरामीन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 5 mg, दूसरा मिलेगा क्लोरफेनाइरामीन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2 mg। तो पर 1 ml के पीछे आपको इस तरह के कंसंट्रेशन मिलते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल ड्रग के काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। पहला आपका फेनाइलेफ्रिन। ये जो ड्रग है इसको हम लोग बोल सकते हैं नेजल डीकंजेस्टेड कैटेगरी का ड्रग। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है कि उसके नाम से उसके काम को समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है नेजल डीकंजेस्टेंट। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो दो सिंपल शब्दों में टूट करके आएगा। पहला वर्ड होगा नेजल और दूसरा होगा डीकंजेस्टेंट। अब दूसरा वर्ड को भी तोड़ लेते हैं, डीकंजेस्टेंट बना हुआ है फिर से दो शब्दों से, डी और कंजेस्टेंट। तो अगर मैं डी को थोड़ी देर के लिए यहां पे स्किप कर दूं तो इसका मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि नाक में कंजेशन कॉज करेंगे, यानी कि आपकी ओपन नोज को ब्लॉक करने का काम करेंगे। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक अच्छी खासी चौड़ी सी सड़क है जहां पे आराम से आपके मोटर व्हीकल मूव कर रहे हैं, बट अचानक से कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर पहाड़ से टूट करके उस रोड के ऊपर आ गया, तो उस रोड के ऊपर
गिरे पत्थर ने अब उस रोड को ब्लॉक कर दिया, कंजेशन कॉज कर दिया। तो अगर हम इसमें डी वर्ड वापस से जोड़ दें, डीकंजेस्टेंट या डीकंजेशन, इसका मतलब होता है जो रुकावट है उसको वापस से हटा देना और रोड को पहले की तरह फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ कर देना। तो यहां पे नेजल डीकंजेस्टेंट कहने का मतलब होता है ऐसा ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि बंद नाक को, जो कि ऑब्स्टकल है, जो कि कंजेशन है नाक के अंदर, उसको हटा करके फ्रीली पैसेज को ओपन करने का काम करता है। क्योंकि अगर पैसेज ब्लॉक होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी और बच्चे को या आपको मुंह से सांस लेना पड़ेगा, जो कि कंफर्टेबल और सुटेबल है ही नहीं। इस केस में बंद नाक को ओपन करने के लिए ये दवाइयां दी जाती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात कि भाई ये दवाई कैसे काम करती है वो तो सेकेंडरी है, जरूरी ये है जानना कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके जो नाक में पाए जाने वाले नोस्ट्राइल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। वहां पे क्या ऐसा होता है? दो मेन बेसिक रीजन होते हैं, एक होता है जस्ट एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर। समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है जब कभी भी बहुत सारे म्यूकस बनने लगते हैं जिसे आप बाहर स्प्रेड आउट करते हैं, वो कंसंट्रेटेड हो जाए तो डेफिनेटली वो ऐसा क्रिएट करेगा माहौल जिसमें आपको लगेगा कि नाक आपकी बंद हो रही है। दूसरा फैक्टर अगर आप देखेंगे, इसको तो आप मूव कर सकते हो, दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो आपके नाक में, नोस्ट्राइल्स में कुछ नसें पाई जाती हैं। ये नसें ऐसी हैं कि जिनके बीच में गैप होता है तो वो आराम से किसी भी मूवमेंट को अलाउ करती हैं। लेकिन अगर वो डायलेट होना शुरू हो जाए, यानी कि फैलना शुरू हो जाए, फैलना मतलब विस्तार, चौड़ा होना शुरू हो जाए, तो वो पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं और इसी कारण से जो मूवमेंट ऑफ एयर का है वो सही तरीके से हो नहीं पाता। अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है। अगर वो चीज इतनी फैल रही है जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो हमको वापस से उसको सिकोड़ देना चाहिए ताकि रास्ते में आराम से मूव करने की जगह बन जाए। और यही है आपके इस ड्रग का काम करने का तरीका। ये जो ड्रग है, कौन सा ड्रग है? फेनायरेफ्रिन। ये आपका नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग है और ये एक स्पेसिफिकली अगर कहूं तो अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग है जो कि उस पर्टिकुलर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है और इस तरीके से पैसेज ओपन होता है। चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं। इमेजिन करिए कि कुछ दूरी को छोड़ करके एक व्यक्ति मेरे बगल में और खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस है और इस स्पेस से अगर आप चाहें तो हम दोनों के बीच से आराम से मूव करके वापस आ सकते हैं और वापस आना जाना कर सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है आपके लिए? क्योंकि हम दोनों के बीच में इतना जगह है जहां से आप आराम से मूव कर सकते हो। दूसरा इमेजिनेशन ये करिए कि मैं थोड़ा एक्सपांड हो रहा हूं, थोड़ा मैं चौड़ा हो रहा हूं और रेस्पेक्टिवली वो भी व्यक्ति चौड़ा हो रहा है। तो अगर हम दोनों अपने अपने साइड से चौड़े होते जाएंगे तो बीच का जो जगह है वो कैसा होता जाएगा? सकरा होता जाएगा। अब आपको पहले जैसा कंफर्ट मूव करने में नहीं फील होगा क्योंकि हमने एक्सपांड किया अपने आप को और जगह कैसा होता गया? छोटा होता गया। तो इसी तरीके से ये डायलेशन है, ब्लड वेसल के साथ भी ऐसा ही होता है, एक्सपांड करता है। अब अगर हम नेजल डीकंजेस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, यानी कि वापस हम अपनी जगह पे सिकुड़ने लगेंगे और इस तरीके से पहले के जैसा गैप क्रिएट हो जाएगा जिसमें से आप आराम से मूव कर सकते हो। यह है इस ड्रग के काम करने का तरीका। जो दूसरा ड्रग है क्लोरफेनारामीन मेलिएट, ये एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग रखते हैं क्लास में, उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के काम करने के कई अलग अलग सब क्लासेस हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप इनके डिटेल से जानना चाहते हैं तो कृपया उस चैनल को विजिट करिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन के इफेक्ट को नलीफाई, अपोज करने का, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देने का काम करते हैं। तो भैया हिस्टामिन क्या है और हिस्टामिन की वजह से हमको प्रॉब्लम क्या होती है जो हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करते हैं? हिस्टामिन एक प्रकार से कह सकते हैं केमिकल मीडिएटर है, या यूं कह सकते हैं कि इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है, या यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में एलर्जन के आने के बाद रिलीज होता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये डब्बे को ही ले लेते हैं, ये डब्बा अगर मेरा जो बाहर का कार्टून है वो एक मास्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्टून के अंदर मेरा जो आज का ड्रग है सिनारेस्ट AF, ये जो आप सीसी देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये हिस्टामिन है। तो इन जनरल ये जो हिस्टामिन है अपने मास्ट सेल में अच्छे से पैक हुआ रहता है। जब कभी भी एलर्जन आते हैं तो ये एलर्जन इस हिस्टामिन के ऊपर जो मास्ट सेल है इसको डीस्टेबलाइज करते हैं और इसके कारण से ये जो मास्ट सेल है वो अपने अंदर से हिस्टामिन को रिलीज कर देता है। अब जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा और बाइंड होने के कारण से
उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा और इसके कारण से नाक से पानी की टपकना, जिसे हम रिनोरिया कहते हैं, आंख का लाल हो जाना, अर्टिकारिया की प्रॉब्लम हो जाना, बहुत सारे एक्सेसिव म्यूकस का बनना, कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का इनिशिएट होना, ईचिंग होना, अर्टिकारिया होना, जैसे कई अलग अलग तरीके के एलर्जिक सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी एलर्जन की वजह से कफ का जो थिकनेस है, या यूं कह सकते हैं जो बलगम का चिकनाहट है, वो बढ़ने लगता है, विस्कोसिटी जो उसकी बढ़ने लगती है। इसी वजह से हमको तकलीफ होती है और हम कफ को प्रॉपर्ली एक्सपेल नहीं कर पाते हैं। ये जो ड्रग है इसी एलर्जेंस को सप्रेस करने का काम करता है और उसके साथ साथ ये जो हिस्टामिन है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है, ताकि एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट हमको देखने को मिल सके और हिस्टामिन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है या आपके बच्चे को फेस करनी पड़ रही है उसे हम सप्रेस कर सकें। बाकी अलग अलग सब क्लासेस और है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के जो अपने तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे आता है आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, दूसरा आता है आपका एलर्जन को स्टेबलाइज करने से रोकने वाला और एपिटोप के ऊपर बाइंडिंग होने से रोकने वाले ड्रग। तो ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग काम करते हैं। यहां पे शॉर्ट में मैंने आपको बेस्ट ब्रीफिंग समझाई है। हां, एक चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज होते हैं बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के, उनमें एक सेडेशन कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है और कुछ हद तक सेकंड जनरेशन में वैसे तो टेक्निकली नहीं होता, बट प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा हो जाता है जिसको आप नोसिबो भी बोल सकते हो या साइकोलॉजिकल फीलिंग्स भी बोल सकते हो, जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा ड्राउसीनेस आता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी नींद आने की संभावना रहती है, लिथार्जी फील होता है। तो इस तरह के अगर आप बड़े हैं तो इस तरह के ड्रग जब आप यूज कर रहे हो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, तो कोशिश करिएगा कि मोटर व्हीकल या कोई भी हैवी पार्ट्स को यूज ना करें, इससे थोड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो बाकी सब चीजें नॉर्मल है, ओवर एक्सेस तो किसी का भी यूज नहीं करना। ड्रग के बारे में जानिए, डोज अपने हिसाब से मत दीजिए क्योंकि डोज अलग अलग करने पे नुकसान हो सकता है। सही डोज का डिसीजन आपके पर्सन, पेशेंट के इंडिविजुअल कंडीशन, सिचुएशन, एज जैसे कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।